नमस्कार। टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम सीधी बात माननीय के साथ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़े हैं बस्तर के सांसद महेश कश्यप। महेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं महेश कश्यप जी के विषय में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। महेश जी बस्तर के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफी समय काम किया। सरपंच के रूप में इन्होंने अपने क्षेत्र से राजनीति की शुरुआत की थी और जन जागरण, बजरंग दल, तमाम दलों में काम किया, जनता के लिए काम किया, बस्तर के लिए काम किया। साथ ही 2021 में इन्होंने भाजपा में शामिल हुए और उसके कुछ समय बाद इन्हें सांसद की टिकट भी दी गई और अपना काम जो है वो और अपना नाम और अपने जो सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके बलबूते पर आज बस्तर के सांसद हैं। आपको कभी ये लगा था महेश जी कि आप कभी इतनी बड़ी पार्टी में आएंगे, भाजपा में, और सांसद बनेंगे? जी, ऐसा मैं कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो जन्म है एक छोटा सा गांव, आप देखिए मेरा गांव मुश्किल से 60 परिवार हैं और मेरा माँ पिताजी भी अनपढ़ थे, पढ़ा लिखा नहीं थे, मेरा दादा भी ऐसे ही थे। ना मेरे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति था, ना कोई नौकरी पेशे में थे। मैं सामान्य एक छोटा सा किसान परिवार का बेटा था और मुझे पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा करने का नहीं मिला, जब क्योंकि स्कूल ही नहीं था हमारे गाँव में। लेकिन कम पढ़ाई के बाद भी बीच में मुझे सामाजिक संगठनों से मेरा संपर्क हुआ और लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम करते 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 बस्तर के क्षेत्र में लगभग 26-27 साल काम करता रहा। और अचानक बीच में भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी का मुझे विधिवत सदस्यता लेने का सौभाग्य मिला और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया और अंततः 2024 के चुनाव में बस्तर लोकसभा क्षेत्र से मुझे सांसद प्रत्याशी बनाया गया और बस्तर के सभी मतदाता भाई बहनों के कारण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता कारण मुझे सांसद बना के भारत का लोकतंत्र का मंदिर सांसद भेज दिया। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक विषय तो जरूर है। बिल्कुल, आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम किए हैं और सरपंच के रूप में भी। अब बिल्कुल, अब जैसे आपने कहा कि शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं थी, स्कूल नहीं था, बस्तर जैसे क्षेत्र में पढ़ पाना और वहां पर रह पाना ही बड़ा मुश्किल काम है कि पूरी जंगल क्षेत्र है जहां पर विकास कोसों दूर हम देखने मिले। आपने बचपन अगर आपने देखा होगा कि बस्तर जैसे बेहद खूबसूरत जगह पर हम वहां पर रह रहे हैं, लेकिन विकास से कोसों दूर है। कैसे देखते हैं इसको? जी निश्चित ही, हम बस्तर के बारे में आपको बता दूं, जब मध्य प्रदेश शासन राज्य हुआ करता था 2000 से पहले और हमारा राजधानी भोपाल था, भोपाल से कोई भी अधिकारी कर्मचारी बस्तर क्षेत्र में भेजा जाता था, वो अधिकारी कर्मचारी बोलते थे कि बस्तर एक काला पानी की सजा की तरह है। मुझे याद है, लेकिन 2000 में भारतीय जनता पार्टी के पहला प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण करके दिया, जिसके चलते आज बस्तर रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारे क्षेत्र आज भी उस रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित है। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल का शासनकाल के देखेंगे और हमारे देश के यशस्वी गृह प्रधानमंत्री के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया और आज बस्तर क्षेत्र में आप जाएंगे, जितने भी आप रोड दिखेंगे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव तक रोड देखने को मिलता है। नहीं तो आज़ादी के बाद से हमको ना रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सेवा वंचित होना पड़ा और आज विकास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बस्तर बदल रहा है। ये हमारे लिए गौरव का बात है। तो ऐसा पार्टी ने मुझे आज सांसद बना के मुझे बनने का मौका दिया है, तो इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि बस्तर के लिए कुछ करना है। निश्चित रूप से बस्तर के लिए कुछ करना है, एक बड़ा दायित्व भी है। एक चीज ये भी देखा गया है कि हम बस्तर जैसे सघन क्षेत्र में जहां पर जंगल बहुत आया है और छोटे छोटे कुनबे में अलग अलग छोटे छोटे, कहीं पे 10, कहीं 20, कहीं 20-50 घर, 30 घर, 20 घर, इस तरह से बसाहट है वहां पर। अब आप तो लगातार सामाजिक भी कार्य किया, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने अपनी शुरुआत भी की है समाज को लेकर। कैसे देखते हैं कि बस्तर में किस तरह का सामाजिक परिवेश है और कितना अभी और आमूलचूल परिवर्तन होना बचा है? बस्तर
का अगर देखेंगे आपको तो मालूम होगा कि बस्तर केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल के नाम से एक बस्तर जिला के नाम से जाना जाता था, आज 7 जिले में के नाम से जाना जाता है। और बस्तर जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं से भरा हुआ क्षेत्र है और हमारे पूर्वजों ने जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं को सुरक्षित रखा। और लेकिन आज आज़ादी के हम 78 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और उसके बाद भी हमारे लोगों को बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं का लाभ कोई लोगों को नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कुछ लोगों के द्वारा, जैसे हमारा बस्तर क्षेत्र के लोगों को भ्रमित करके जल, जंगल, जमीन का नारा देके हमारे कुछ लोगों को बंदूक पकड़ाया और उन्हीं बंदूक हम पकड़ने वाले भी हमारे लोग, गोली खाने वाले भी हमारे लोग, जेल जाने वाले भी हमारे लोग। इस प्रकार से गतिविधि के कारण बस्तर पूरे देश में बदनाम है और उसके कारण बस्तर के लोगों को आज जो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार मिलना तो नहीं मिल रहा है, ये हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है। लेकिन हमारा जो डबल इंजन का सरकार है, अभी हमारे एसएसबी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद, आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल आने के बाद लगातार उन क्षेत्रों में विकास के लिए, जैसे अति संवेदनशील जो माना जाता था, नक्सल प्रभावित एरिया माना जाता था, वहाँ अभी लगातार हर 5 किलोमीटर में कैंप खोलने की बात हो, नियद नेलानार योजना जो विशेष करके प्रभावित क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र में चलाया जा रहा है, इस प्रकार से वहाँ अंतिम से अंतिम गांव तक विकास के लिए हमारे सरकार का रोड मैप है, बनाया गया है और उस हिसाब से काम भी चल रहा है। हाँ, अभी भी हमको चुनौती तो है, लेकिन चुनौती के सामना करके काम करना हमारा पहला प्राथमिकता है, हमारा दायित्व है, उसको करने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। ये भी देखने को मिला है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं सांसद के अलावा, तो मैं आपसे इसलिए थोड़ा और भी अंदरूनी और इंटरनल बात इसलिए भी करना चाह रहा हूं, या चर्चा इसलिए भी करना चाह रहा हूं क्योंकि आप खुद भी आदिवासी हैं और जिला अध्यक्ष भी रहे हैं समाज के। तो मैं ये समझना चाह रहा था क्योंकि आदिवासी, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग हैं, बहुत कई ऐसे आदिवासी समाज भी हैं जो अब खत्म होने के, नगण्य होने के कगार पे, एकदम बिल्कुल कम रह गई है संख्या। अगर आप सर्वे करते होंगे, सर्च करते होंगे, हमारे पास पूरी रिपोर्ट है उसकी। तो ये क्या वजह है कि अब धीरे धीरे जो है जो आदिवासी समाज है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? देखिए, आदिवासी समाज का मुख्य पहचान, मुख्य उसका अस्तित्व अगर पीछे खोज करेंगे तो बहुत सारा कारण है। मैंने कुछ, मेरा व्यक्तिगत विचार है, किसी समाज को अगर खत्म करना है तो उस समाज का संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज खत्म कर दो, समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। किसी देश को खत्म करना है तो उस देश का संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज खत्म कर दो, देश खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे आदिवासी के साथ हुआ है। हम विश्व स्तर में देखेंगे तो हमारे जो आदिवासी मूल निवासी जो समाज लोग हैं दुनिया में रहते थे, हम इसलिए मैं बात को बोल रहा हूँ कि हम विश्व मूल निवासी दिवस हम 9 अगस्त को मनाते हैं, तो उसमें अध्ययन करने से पता चलता है कि पूरे दुनिया में हमारे आदिवासी समाज का, मूल निवासी का अस्तित्व मिटने जा रहा है। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा बहुत सारे राज्य में, इसका मुख्य कारण अपना संस्कृति, परंपरा को छोड़ना। इसको शॉर्टकट में कहें तो आज के समय में कुछ लोग सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में लोगों को अपना धर्मांतरण करके हमारे समाज से अलग कर रहे हैं, जिनका मूल संस्कृति से अलग भटक रहे हैं, तो उसके कारण भी नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ जैसे हमारा बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के कारण भी यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। अभी आपको बता दूं, बस्तर क्षेत्र में हमारे लोगों को, मैं, बड़ा आश्चर्य की बात है, जब 2000 से बाद में जो लोग जल, जंगल, जमीन नारा देके हमको वहाँ हमारा अधिकार दिलाने की बात करते हैं, हमारे पूर्वजों ने अभाव के बाद भी हमारे जल जंगल बचा के रखा। उनके हाथ में 1737 लोग मारे गए हैं, 1300 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इस प्रकार से आदिवासी समाज के लिए बड़ा संकट का विषय उत्पन्न हो गया है और आदिवासी को कुछ राजनीतिक लोग भी इसका जिम्मेदार है। अभी कुछ लोग भ्रमित करके हमारे देश के राजनीतिक लोग तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देगा, जैसे खासकर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी को टारगेट बना कर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल जाएगा। इस प्रकार से आदिवासी समाज को, दलित समाज को के राजनीति के नाम पे उनको ये किया जा रहा है, जिससे हमारा समाज भ्रमित हो रहा है और कई प्रकार अलग अलग तरीके से हमारे समाज को टारगेट किया जाता रहा है। लेकिन अब जो लोग भी, हमारे समाज के लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं, आगे अपना सामाजिक रीति रिवाज को बचाने के लिए, अपना सामाजिक अस्तित्व को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और बचेंगे भी। लेकिन इसके लिए सब कोई राजनीतिक पार्टियां जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस टाइप का लोगों को भ्रमित करने का काम थे, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। तो इसके लिए भी हमारा आदिवासी समाज का कहीं ना कहीं पहचान, अस्तित्व मिट रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मैं एक चीज और भी समझना चाहूंगा, चूंकि समाज से रिलेटेड ही आप काफी काम किए हैं। जैसे बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा होता है,
अब वो धीरे धीरे अपने मूल रूप से अलग होता जा रहा है, ये देखने मिल रहा है। इसको कैसे आप फिर से संजो के रखे समाज, इसके लिए क्या पहल चल रही सरकार की भी और वहां के समाज की भी? जी, बस्तर का जो संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज बहुत ऐतिहासिक है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से हमारे संस्कृति को बना के रखा। और हमारे बस्तर दशहरा की आप बात करें तो आराध्य माई दंतेश्वरी की धरा मावली माता हमारे प्रमुख देवी हैं। उन्हीं के नाम से दशहरा का विश्व प्रसिद्ध दशहरा मनाया जाता है। हमारे बस्तर रियासत काल के समय जो हमारे आज से 700-800 वर्ष पहले हमारे बस्तर रियासत के महाराजा को रत्ताधिपति का उपाधि मिला और उस समय से दशहरा का मनाया जाता है। और बस्तर जिला इतना बड़ा विशाल क्षेत्रफल, केरल राज्य से बड़ा होने के बाद भी सभी क्षेत्र से देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता था। सभी देव धामी जो हमारी जो परंपरा अनुसार आंगा देव, बूढ़ा देव, अनेकों देवी देवता वहाँ एकत्रित होते थे और पूरा विश्व के लोग वहाँ आते थे। धीरे धीरे हमारा मुख्य रूप से देखा जाए तो राज परिवार के सदस्य नहीं होने के कारण बीच में थोड़ा लुप्त प्राय हो गया और उसके बाद उसको एक प्रकार से राजनीतिकरण किया गया और एक सरकार के द्वारा संचालित दशहरा मनाया जा रहा है। लेकिन अभी जैसे मैं बस्तर का सांसद होने के नाते, क्योंकि दशहरा समिति का सांसद ऑटोमेटिक सांसद ही मनोनीत अध्यक्ष होते हैं, मुझे पहली बार दशहरा समिति का बैठक में जाने का सौभाग्य मिला, तो मैं इस बात को रखा भी कि बस्तर ये जो दशहरा है किसी सरकार का या कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है। ये हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ परंपरा है। इसको जिंदा रखना सबका जवाबदारी है। और उसमें जैसे आप देखेंगे मांझी, चालकी, मेम्बरिन, नाइक, पाइक, पुजारी, इस प्रकार से जो व्यवस्था है ये हजारों साल की व्यवस्था है। मैंने स्पष्ट उनको कहा, ये भी निवेदन किया, भाई कोई सांसद का बेटा सांसद नहीं बन सकता, विधायक का बेटा विधायक नहीं बन सकता, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन हमारी जो सामाजिक संरचना है, नाइक का बेटा नाइक बनता है, पुजारी का बेटा पुजारी बनता है, मांझी का बेटा मांझी बनता है। तो आप हम सबको आपका दायित्व हमको समझना पड़ेगा। इस संस्कृति को, परंपरा को बचाने के लिए हमको क्या भूमिका होना चाहिए और हमारी जो परंपरा अनुसार कैसा दशहरा का संचालन होता है उस पुराने जो स्वरूप को हमको लाना पड़ेगा, तभी जाके हमारी संस्कृति बचेगा। मैंने आग्रह किया है, इसके लिए बैठक हुआ था और आज हम अभी हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी हम रायपुर भी आए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ भी आज दशहरा को लेकर बैठक भी है। उनसे भी हम सहयोग मांगेंगे और उनको निमंत्रण भी देंगे और ये जो दशहरा को विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा को और ऐतिहासिक बनाएंगे और पुराने स्वरूप के अनुसार हम दशहरा का आयोजन करेंगे, ऐसा पूरा प्रयास रहेगा। विदेशों से भी काफी पर्यटक आते थे इसको देखने के लिए, अन्य प्रदेशों से भी पर्यटक आते थे, अब वो पर्यटक नहीं आते हैं, क्या वजह मानते हैं इसके आप? निश्चित ही थोड़ा सा बस्तर के बारे में, जैसे पूरे देश में एक प्रकार से जो लोग उसको प्रचारित किया करते हैं, कुछ राजनीतिक लोग अलग अलग बयान, जैसे जिस प्रकार से मैं आपको बताया कि बस्तर को कोई आता है तो सबसे पहले उनको भय होता है कि नक्सलवाद है, वहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वहाँ के लोग कपड़ा पहनने नहीं आता। इस प्रकार से हमारे बस्तर के बारे में ऐसा चलता था, लेकिन वो बस्तर आज नहीं है, बदल रहा है, बदल गया है। और हम तो चाहेंगे आपके इस TV20 पर न्यूज के माध्यम से पूरे विश्व के सभी पर्यटकों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को कि आए कि विश्व प्रसिद्ध दशहरा, जो ऐसा दशहरा मैं समझता हूं कहीं भी नहीं मनाया जाता होगा जिस प्रकार से बस्तर में मनाया जाता है। और आप सभी लोग आएंगे तो हम स्वागत करेंगे और बस्तर का जो ऐतिहासिक दशहरा को हम इसी प्रकार मनाते रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए कोई डर भय की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि लोगों में ऐसा एक मानसिकता, ऐसा एक भ्रम फैलाया गया, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा आने लगा है। निश्चित रूप से तमाम दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि बस्तर दशहरा जरूर देखने जाएं और बस्तर दशहरा का लुत्फ उठाएं, माता के दर्शन जरूर करें और वहां की जो परंपरा है, खासकर जो बस्तर दशहरा लगातार 90 दिन तक, 75 दिन तक का, अलग-अलग जी, तो अलग अलग वर्षों में अलग अलग कम से कम ये 75 दिन का ही दशहरा होता है, जो इतने दिनों तक चलने वाला दशहरा अपने आप में अनूठा है। निश्चित रूप से सभी को आना चाहिए और चूंकि यहाँ के मनोनीत अध्यक्ष भी और सांसद भी हैं कश्यप जी, इनका दायित्व भी बनता है कि वहां की व्यवस्थाओं को भी और लोग ज्यादा से ज्यादा या पर्यटक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे वहां पे बस्तर दशहरा को देखने के लिए। एक चीज मैं और भी जानना चाहूंगा, क्योंकि हम परंपरा की ही बात करें, घोटुल एक बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा है आदिवासियों की, धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, क्या वजह है इसकी? जी, घोटल जो परंपरा है हमारे आदिवासी समाज के कुछ क्षेत्रों में बहुत
प्रचलित था और एक सामाजिक युवा युवतियों का एक बोलना चाहिए एकता का केंद्र था। लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता जैसे जैसे आने लगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम पढ़ाई लिखाई करने के स्कूल नहीं था या बाहर, आजकल हमको कहीं ना कहीं जो हमको शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए गांव से बाहर भी जाना पड़ रहा है। इस प्रकार से धीरे धीरे गोटुल प्रथा जो है कहीं ना कहीं बंद हो गया था, लेकिन वो भी हमारी एक परंपरा है। तो अभी जैसा पहले का स्वरूप था, चलता था, जैसा पहले चलता था, वो तो मेरे को लगता है कि ऐसा थोड़ा सा संभव नहीं होगा अभी, लेकिन वो परंपरा को हमको जीवित रखना भी जरूरत है। उसके लिए अभी हमारे सामाजिक संगठन के लोग, सामाजिक प्रमुख लोग इसके लिए भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि उस समय लोगों के पास एक तो कोई काम धाम का भी कम था, सिर्फ जंगल खेती बाड़ी से अपने जीवन यापन करते थे। अब क्या है, रोजगार के लिए हमको बाहर जाना पड़ रहा है, शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ कर रहा है, नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है। धीरे धीरे उसके चलते थोड़ा सा गोटुल प्रथा है, थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन कई जगह में आज भी संचालित है और वो रहेगा। कश्यप जी, आप सांसद भी हैं बस्तर के, और बस्तर के सांसद होने के नाते आपको क्या लगता है कि बस्तर में क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए विकास की गति देने के लिए? जी देखिए, बस्तर को के विकास की गति देने के लिए सबसे पहला काम है रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध कराना। और हमारी सरकार लगातार इस ओर ध्यान देके इसके प्रति सजग है और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज हमारे आज मैं रायपुर में हम लोग हमारे रेल मंडल का दक्षिण पूर्व रायपुर रेल मंडल में बैठक हुआ था, क्योंकि हम आज़ादी के 77 वर्ष के अंदर प्रवेश कर चुके, 78 वर्ष में प्रवेश कर चुके, लेकिन हमको रेल का सुविधा नहीं मिला है। एकमात्र बैलाडीला बचेली विशाखापट्टनम रेल लाइन 1966 में प्रारंभ हुआ, लेकिन वो एक प्रकार से सिर्फ बैलाडीला का लोहा का वहाँ का खनिज को परिवहन करने के लिए, हमारे लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए हमको सुविधा नहीं मिला। एकमात्र पैसेंजर ट्रेन चला करता था एक समय, लेकिन बस्तर के लोग वहाँ परिवहन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको जरूरत नहीं था उस रूट में। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद समलेश्वरी, ईराकंड जैसे एक्सप्रेस चलने लगा तो कुछ लोग परिवहन करने लगे। लेकिन मैं जब मुझे बस्तर के लोगों ने सांसद बना के जब लोकतंत्र का मंदिर संसद भेजा, पहला दिन मुझे बोलने का अवसर मिला और मैं 3 रेल लाइन का मांग किया था। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के गारंटी देने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री को और हमारे रेल मंत्री को कि मैंने मांग रखा था। एक तो ऑलरेडी दिल्ली राजारा जगदलपुर रेल लाइन पहले स्वीकृत हो गया है, लेकिन दिल्ली राजारा रेल लाइन रावघाट केवटी तक पूरा हो चुका है। उस रेल लाइन को रावघाट से जगदलपुर पहुंचाना हमारा पहला प्राथमिकता है। आज भी मैं बैठक में बात रखा और वो इस सत्र में प्रारंभ होगा और वो रेल लाइन का हमको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ रायपुर से धमतरी होके, पहले पूरा पुराने जमाने में, अंग्रेज जमाने में एक छोटी रेल लाइन हुआ करता था, केसकाल तक लकड़ी परिवहन के लिए रेल लाइन का उपयोग करते थे अंग्रेजों के द्वारा। उस रेल लाइन को भी हमारे सरकार के द्वारा धमतरी तक विस्तार किया जा रहा है। लेकिन मैंने मांग रखा था और मुझे आप पता भी चला, आपको उसका जानकारी भी मैं इस TV 24 के माध्यम से देना चाहता हूँ। आगे भी धमतरी से होकर सीधा मतलब कोंडागांव तक सर्वे अभी चल रहा है और वो रेल लाइन हमारा रावघाट जगदलपुर रेल लाइन में कोंडागांव में कनेक्ट होगा और इस प्रकार से बस्तर को रेल सुविधा का उपलब्ध होगा। एक और बड़ी बात, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हमारे सुकमा, कोंटा, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है, मैंने एक रेल लाइन का मांग किया था, एक ऐतिहासिक मेरे जीवन के लिए भी, कि बैलाडीला बचेली से जो विशाखापट्टनम रेल लाइन से कनेक्ट करते हुए बैरमगढ़, बीजापुर होते हुए पटना होकर महाराष्ट्र गढ़चिरौली जोड़ने का मैं मांग रखा था। 22 जनवरी को मैं संसद में पहला दिन सांसद के रूप में गया था, पहले दिन बोलने का अवसर मिला था और मुझे आश्चर्य भी लगता है और एक हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 490 किलोमीटर रेल लाइन 1225 करोड़ रुपया के साथ स्वीकृति कर दिया DPR और सर्वे के लिए। और मैं ये मानता हूं कि जिस क्षेत्र में हमारे लोगों को जो भ्रमित करके बंदूक पकड़ाया है और हमारे लोग, हम सब लोग गोली का आवाज सुनते थे, आने वाला समय में रेल का आवाज सुनेंगे और रेल का आवाज से जो गोली चलाने वाले भागेंगे और बस्तर का विकास होगा। इस प्रकार से हमारे सरकार लगातार निरंतर बस्तर के विकास के लिए काम कर रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नियत नीलानार योजना के माध्यम से हमारे वहाँ के युवाओं को सरकार के, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के जो योजनाओं के माध्यम से जोड़ के उनके विकास के लिए, उन गांव के रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, आगे भी करेगी। और इस प्रकार से बस्तर के लोगों को आज़ादी कितने वर्ष के बाद भी जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है
वो पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता है। कश्यप जी, चूंकि बस्तर में अब तो धीरे धीरे नक्सलवाद खत्म हो गया है, सिर्फ जहां पर सीमावर्ती क्षेत्र है, बॉर्डर जहां क्षेत्र है, वहां पर ही ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन ये नक्सलवाद आखिर क्या वजह है कि खत्म नहीं हो पा रही है, खासकर बस्तर जैसे जगह से? हाँ, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे देश का एक राजनीति भी जिम्मेदार है, कुछ नेता भी जिम्मेदार हैं। और मैं जब चुनाव लड़ रहा था, मुझे भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से मुझे टिकट दिया गया। मेरा प्रतिद्वंदी था जो 7 बार का विधायक, 1 बार का मंत्री, वो बोलता था महेश कश्यप कौन है क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं भी बोलता था ठीक है, मेरे को कोई नहीं, आप नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, बस्तर के लोग जानते हैं। और लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछता था, आप 7 बार के विधायक हो सकते हैं, अजय हो सकते हैं, लेकिन आज सुकमा में अगर रोड, सड़क, बिजली, पानी का लोगों से वंचित रखा गया तो आप जिम्मेदार हो। आज वहां के लोगों को गोली खाना पड़ रहा है, आप जिम्मेदार हो। जब जीरम कांड जैसा इतना बड़ा भयंकर घटना हुआ जिसमें हमारे बड़े नेताओं का शहादत हुआ, उनका मैं दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूं, लेकिन उस घटना में वो नेता भी सम्मिलित रहता है जो नेता मेरे साथ चुनाव लड़ा। और बड़ा आश्चर्य की बात है, उसी घटना में इतने बड़े नक्सली हमले में वहां चाबी आन हुआ मोटरसाइकिल मिल जाता है, वहां से लेके भाग जाता है और लगातार चुनाव जीतता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग इसका जिम्मेदार है, जिसके कारण हमारे लोगों को मरना पड़ रहा है रोड, सड़क। तो कुल मिला के आज नक्सलवाद को लोग, बस्तर के लोग नहीं चाहते। बस्तर के लोग ना चाहते हैं कि उनको रोड मिले, सड़क मिले, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मिले, ये चाहते हैं। आज मैं सांसद के रूप में जाता हूं, लोग खुल के सामने नहीं आते, लेकिन बाकायदा बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी कैंप चाहिए, हमारे यहाँ भी रोड चाहिए, हमारे यहाँ भी बिजली चाहिए, हमारे यहाँ भी पानी चाहिए, क्योंकि मजबूरन आज उनको कुएं का, झरने के पानी पीना पड़ रहा है, तालाब का पानी पीना पड़ रहा है। हमारा सरकार चाहती है वहाँ पानी, स्वच्छ पानी भी देने का, लेकिन वहाँ रोड का कनेक्टिविटी तो गाड़ी नहीं जाएगा तो कैसे खुद पाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसे नेता भी जिम्मेदार है, ऐसे राजनीति पार्टी के लोग जिम्मेदार है। हमारी सरकार लगातार जो अभियान चला रही है, तो कभी कभी ये लोग बोलते हैं फर्जी मुठभेड़, और फर्जी मुठभेड़ बताकर उनका संरक्षण देते हैं। भाई वो लोग वास्तव में जानते हैं कि बस्तर हित में बस्तर चाहते हैं, तो वो लोग आइडेंटिफाई करके दे वास्तव में कौन नक्सली। तो कुल मिला के इसका ये लोग जिम्मेदार है, जिसके चलते हमारे लोगों को आज भी ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब बस्तर के लोग समझ चुके हैं। इसलिए मैं जब चुनाव हुआ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जो व्यक्ति मेरे को बोला भी था, चुनौती भी दिया था, अब उसको 35 साल का जो अपने आप अजय बता, पहली बार उसका क्षेत्र आरना भी पड़ा। ये मतदाता ने मैं इससे फर्क पता चलता है कि वहां बहुत मतदाता जागरूक हो चुके हैं और ऐसे लोगों को अब संरक्षण देने वाले नहीं है। तो कुल मिला के ऐसे लोगों के कारण ये बस्तर को आज भी ये समस्या को सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासी ही पीसता है वहां के जो रहने वाले हैं, वह फर्जी मुठभेड़ का, जैसे आपने कहा, या फिर पुलिस का मुखबिर बताकर उसको नक्सली द्वारा मारा जाता है। इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आते हैं और न्याय नहीं मिल पाता बेचारे आदिवासियों। सबसे परेशानी की बात यहाँ पे ये है। तो आखिर इसका हल कब तक होगा, ये कैसे होगा? निश्चित ही आज हमारे लोग दोनों तरफ से पीस रहे हैं, चाहे पुलिस के हाथ में हो, चाहे नक्सली के हाथ में हो, चाहे और भी बात। इसका भी क्या है, अब हम जिस गांव में रहते हैं, जिस अंदरूनी क्षेत्र में, हमारा कोई भाई अगर पुलिस का आदमी जाता है, पुलिस के साथ बैठता है तो नक्सली की नज़र में वो पुलिस का आदमी बन जाता है। वही कोई भाई उनके डर पे वो बंदूक दिखा के उनको बुलाता है, उनके साथ बैठता है तो नक्सली का आदमी बन जाता है। इस प्रकार से हमारे लोग को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी सरकार उसके बाद भी उनको पहचानने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कई ऐसे तकनीक, ऐसे योजनाओं के माध्यम से हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। और अभी एक सांसद जी जब दिल्ली में गया था, वो बस्तर के बारे में कितना जानते हैं मेरे को नहीं मालूम। उन्होंने दिल्ली में कहा था, मैं उस दिन नहीं था, उनको आने वाला समय मैं भी जवाब दूंगा। उन्होंने कहा था कि बस्तर के लोग जल, जंगल, जमीन का अधिकार मांगते हैं तो बच्चों को, महिलाओं को गोली मारा जाता है। लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि जो लोग जल, जंगल, जमीन का नारा देके हमारे आए हैं, जब हमारे देश गुलाम था अंग्रेजों के हाथ में, मुगलों के हाथ में, तब कोई जल, जंगल, जमीन बचाने नहीं आया था, हमारे पूर्वजों ने बचा कर रखा था। आज उनका क्या जरूरत है? हमारे पास संविधान है, कानून है, पुलिस है, सांसद विधायक सब है। लेकिन उन्हीं लोगों के हाथ में लगभग 1737 निर्दोष लोग मारे गए हैं, उसमें कई बच्चे हैं। आपको मैं प्रमाण के साथ दूंगा नाम से, 1300 लगभग पुलिस करीब मारे गए। तो कुल मिला के नुकसान तो हमारा हो रहा है और कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं।
कोई सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पे, कोई मानवाधिकार के नाम पे, कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे, इस प्रकार से वो लोग जो उनको संरक्षण देते हैं। तो इन लोग से मेरा निवेदन है, इस बस्तर के विषय में वास्तव में ये चाहते हैं तो ये सब बयानबाजी, ये सब मत न करें। तो बस्तर के लोग स्वयं उनका समाधान करने के लिए, उसको लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। लेकिन इस प्रकार समस्याओं के कारण हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग मुकाबला करने में कहीं के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि देर जरूर हुआ है, लेकिन समाधान भी जल्द होगा। बिल्कुल, समाधान जल्द होगा। नक्सलवाद की समस्या से जरूर निजात मिलेगा बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को। एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये भी है कि हम देखते हैं कि इतना बड़ा बस्तर, इतना खूबसूरत क्षेत्र, एनएमडीसी जैसे, नगरनार जैसे बड़े बड़े प्लांट, दंतेवाड़ा, बेलाडीला इतना बड़ा प्लांट जहां से आयरन और इतना विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भी कह सकते हैं, वहां पे इतना बड़ा प्लांट होने के बाद लोकल जो लोग हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए बड़ी समस्या होती है। वहां स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, आए दिन सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ती है उनको। आखिर कब तक उन्हें रोजगार मिल पाएगा, कब तक न्याय मिल पाएगा? ये हमारे लिए बड़ा दुखद विषय है। मैं इस बात को अभी भी बोलता हूं, जब 1966 में जो हमारे बैलाडीला का लोहा को अंग्रेजों के द्वारा हैदराबाद का निजाम को बेचा जा रहा था, हमारे बस्तर की जो महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी और बस्तर के हमारे पूर्वजों के द्वारा उनको बचाया गया था। लेकिन पूर्ववर्ती सत्ताधारी लोगों ने 1966 में जापान के लिए बेचा, उसके लिए एक रेल लाइन स्पेशल बिछाया गया। और उस रेल लाइन में भी आप देखेंगे, मैं बोलता हूं आज भी, एक भी हमारा बस्तर का आदमी नहीं मिलेगा। बस्तर, खासकर मूल बस्तर के लोग ना, जिस एनएमडीसी का प्लांट बचेली बैलाडीला में हमको लाभ मिला, और सीएसआर डीएमएफ जैसा राशि भी मिलता है। अगर वही राशि को बस्तर के लिए उपयोग किया गया होता, बस्तर के विकास में लगाया होता, तो आज बस्तर बदला होता। लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी राजनीतिक अपना विकास के लिए काम किए, इसीलिए बस्तर आज ऐसा है। आज भी मैं अभी सांसद बन के, मैं पहली बार सांसद बना हूं, लेकिन मैंने भी एनएमडीसी को पूछा कि बस्तर के लोग कितना प्राथमिकता है, और मैंने स्पष्ट कहा, भाई आपने नहीं, यहाँ के लोग स्किल्ड नहीं है, यहाँ के लोग प्रशिक्षित नहीं है। भाई मैं एनएमडीसी से एक ही प्रश्न किया जो अधिकारी लोगों को, कि आपने 20 साल पहले नगरनार स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहण किया, आईटीआई और भी वहाँ किनको नौकरी लगना चाहिए, कौन किस क्षेत्र में इनको स्किल डेवलप करना चाहिए, आप क्यों नहीं किया? तो कुल मिला के हम अभी तक का जैसा नीति चल रहा है, जिसके कारण हमारे लोग को लाभ नहीं मिल रहा है, और उसको संरक्षण देने वाले, उसको पोषण करने वाले हमारे लोग हैं, राजनीतिक लोग पहले के। इसलिए हमारे लोग पीछे हैं, हमारे लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे लोग को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन अब हमारी सरकार, हमारे गारंटी देने वाले मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम इस्पात संयंत्र अगर लगाया है तो बस्तर के लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। बस्तर के विकास के लिए उनको कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मेरा भी प्रयास है कि हमारे बस्तर के विकास के लिए लगाना। जैसे अभी पिछले 5 वर्ष के, मैं एक इतिहास उदाहरण बता दूं, हमारे 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के बाद भूपेश बघेल का सरकार आया, डीएमएफ का राशि जो कि बस्तर का पैसा को कवर्धा में लाके अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर दिया गया, तो बस्तर कहां से विकास होगा? तो इस प्रकार से हमारा जो खनिज संपदा हो, चाहे जल जंगल का शोषण करने वाले कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं, जिसके चलते बस्तर आज भी पिछड़ा हुआ है, और आज हमारे लोग को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। अगर वही चीज कुछ छोटा छोटा उद्योग लगा देते, उनको स्किल डेवलप करवा देते, तो उन बच्चों को कम से कम रोजगार करने का, अभी मैं बड़ा आपको दावे के साथ बता सकता हूं, बीजापुर जैसा क्षेत्र में हमारे एक कलेक्टर साहब थे, अभी उनका रिटायर हो गया, मैं इसलिए नाम उनका ले रहा हूं, मिश्रा जी। उन्होंने, अभी मैं गया था, 200 जनजाति छात्र, आदिवासी छात्र, लड़कियां और लड़कों का प्रशिक्षण करवाया, कौशल विकास क्षेत्र में, कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, आपके पत्रकारिता क्षेत्र में भी उन्होंने सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना रोजगार कर सकते हैं, कोई रोड सड़क के लिए ठेकेदारी कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। आज ये सब हमको नहीं, बाहरी लोग करते रहे। तो कुल मिला के ऐसा हमको करना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा अभी ये प्रयास है, और आने वाला समय में उनको अलग अलग सेक्टर में उनको प्रशिक्षित करेंगे और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं भी मानता हूं कि हम इतना बड़ा विशाल देश के लोगों को नौकरी तो संभव नहीं है, लेकिन हमको हमारे यहाँ जैसे जंगली उत्पाद है, वन संपदा है, उसी का अगर हम हमारे लोग को प्रशिक्षित कर दिए होते तो आज हमारे लोग कहीं आगे बढ़े होते। लेकिन ऐसा कोई योजना नहीं था। लेकिन हमारी सरकार अभी
वन धन समिति के माध्यम से, हमारे खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से अलग अलग तरीके से हमारे लोगों को लिए योजनाएं बनाया गया है। चाहे मत्स्य पालन के रूप में, वो अलग अलग योजना सरकार का उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन हमको जागरूकता की जरूरत है और हमारा सरकार पूरा प्रयासरत है इस बार। निश्चित रूप से। तो बदलता बस्तर आने वाला समय विकास के नए आयाम को छुएगा और मुखरता से अपनी बात, महेश कश्यप जी ने अपनी मुखरता से बात रखी, जो बस्तर के सांसद भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर रेल लाइन के लिए उन्होंने मुखरता से संसद में भी अपनी बातें रखी और वहां पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इनकी बातें को सुनी, इनकी बातों को भी रखा और उस क्षेत्र का विकास हो ऐसा उन्होंने भी कहा। और लगातार बस्तर के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार है, उसके द्वारा जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाला समय बस्तर के लिए बेहद ही एक नामचीन, एक नगण्य सा, एक बेहद ही खूबसूरत क्षेत्र बस्तर कहलाने वाला है, जो नक्सलवाद से कोसों दूर एक बेहद खूबसूरत जगह और खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र विकास की राह की ओर दौड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कश्यप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।